नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बेहद संवेदनशील पर जरूरी मुद्दे पर बात करेंगे। कोलकाता के साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में जून 2025 में हुए जघन्य अपराध ने पूरे देश को झकझोर दिया है। क्या आपको भी पहली बार यह खबर सुनकर गुस्सा और चिंता का एहसास हुआ? बिल्कुल। जब मैंने इस घटना की खबर पढ़ी तो भीतर तक हिल गया। जिस जगह को हम शिक्षा और सुरक्षा का स्थल मानते हैं, वहाँ इस तरह की घटना होना न सिर्फ झटका देता है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा पर गहरे सवाल खड़े करता है। इस मुद्दे ने सोशल मीडिया से लेकर संसद तक बहस छेड़ दी है। क्या आपको लगता है कि इस घटना को लेकर समाज में वैसा ही रोष है जैसा निर्भया केस के वक्त देखने को मिला था? कुछ हद तक हाँ, लेकिन एक फर्क भी है। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रतिक्रियाएं ज्यादा तेज और व्यापक हैं। फिर भी कहीं न कहीं सिस्टम की लचर प्रतिक्रिया का भी गुस्सा है। लोग चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं में त्वरित और सख्त कार्रवाई हो। अब विस्तार से समझते हैं कि आखिर 25 जून 2025 की रात साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज के कैंपस में क्या क्या हुआ। पीड़िता सिर्फ परीक्षा फॉर्म भरने आई थी, लेकिन हालात किस तरह बिगड़े? घटना शाम 7:30 से लेकर रात करीब 11 बजे तक चली। एक पूर्व छात्र और दो वर्तमान छात्रों ने पीड़िता को बहाने से यूनियन रूम में बुलाया। फिर मुख्य आरोपी ने उसे बाहर ले जाकर शादी का झांसा दिया। मना करने पर जबरन गार्ड रूम में ले गए और वहां सामूहिक दुष्कर्म किया गया। यहाँ सबसे डरावना पहलू है, पीड़िता ने बार बार मिन्नतें की, ना बोला, लेकिन दोषियों ने उसकी एक न सुनी। इतना ही नहीं, उसके साथ मारपीट, दांत काटने, नाखून से नोचने जैसी अमानवीयता भी की गई। सिर्फ इतना ही नहीं, आरोपियों ने घटना का वीडियो बनाकर पीड़िता को डराया कि अगर उसने किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर देंगे। ये मानसिक प्रताड़ना कई बार शारीरिक हिंसा से भी अधिक दर्दनाक होती है। अब बात करते हैं आरोपियों की। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा का कॉलेज में खासा प्रभाव था और वह पूर्व में भी विवादों में रहा है। क्या आपको लगता है ऐसे पावर स्ट्रक्चर अपराध को बढ़ावा देते हैं? बिल्कुल। मनोजीत मिश्रा टीएमसीपी के नेता रहे हैं। पहले भी अपहरण और हिंसा के आरोपों में निलंबित हो चुके हैं। जब कॉलेज प्रशासन या राजनीतिक पार्टियां ऐसे लोगों को संरक्षण देती हैं तो अपराधियों का मनोबल और बढ़ता है। यहाँ चिंताजनक बात है कि वह सस्पेंड होने के बावजूद फिर से कॉलेज में अस्थायी कर्मचारी की हैसियत से लौट आया। क्या यह प्रशासन की लापरवाही नहीं? यही तो सिस्टम की सबसे बड़ी खामी है। जब तक कॉलेजों में पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं होगी, तब तक ऐसे तत्व अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते रहेंगे। अब आते हैं पुलिस की भूमिका पर। घटना के अगले दिन ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या आपको लगता है कि पुलिस इस बार अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय रही? हाँ, गिरफ्तारी में तेजी जरूर थी। 26,027 जून को सभी आरोपी पकड़ लिए गए। साथ ही मोबाइल फोन जब्त कर फोरेंसिक जांच शुरू की गई। लेकिन असली चुनौती है, क्या जांच निष्पक्ष और प्रभावी होगी या राजनीतिक दबाव आड़े आएगा। गौरतलब है कि एफआईआर में कोई देरी नहीं हुई और आरोपियों को तुरंत अदालत में पेश किया गया। उन्हें पुलिस हिरासत में भेजा गया है। क्या इससे पीड़िता को राहत मिलेगी? ये शुरुआती कदम सकारात्मक हैं, लेकिन भारत में लंबी कोर्ट प्रक्रिया, सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों पर दबाव जैसे मसले अक्सर न्याय में देरी का कारण बनते हैं। पुलिस की जांच के बाद अगला अहम कदम था मेडिकल रिपोर्ट। पीड़िता की मेडिकल जांच में गैंगरेप की पुष्टि हुई है। क्या फोरेंसिक सबूतों की भूमिका यहां निर्णायक रहेगी? बिल्कुल। फॉरेंसिक रिपोर्ट केस की रीड होती है। डीएनए, चोट के निशान, वीडियो फुटेज है, सबूत अदालत में बहुत वजनदार होते हैं। भारत में एनसीआरबी के अनुसार केवल 35% रेप मामलों में ही वैज्ञानिक सबूतों का सही इस्तेमाल हो पाता है, जो चिंता का विषय है। यहां डिजिटल सबूत जैसे वीडियो और मोबाइल डेटा भी जांच का हिस्सा हैं। क्या आपको लगता है कि ये टेक्निकल पहलू न्याय दिलाने में मददगार होंगे या उलझन बढ़ाएंगे? अगर पुलिस और जांच एजेंसियां सही तरीके से डिजिटल फॉरेंसिक इस्तेमाल करें तो ये काफ़ी मददगार हो सकते हैं। लेकिन लचर साइबर फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण कई बार सबूत कोर्ट में टिक नहीं पाते। इस केस में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया और पुलिस को त्वरित जांच के लिए पत्र लिखा। क्या आपको लगता है कि ऐसे आयोगों की सिफारिशें जमीनी स्तर पर असरदार हैं? देखिए, एनसीडब्ल्यू का दखल प्रतीकात्मक तौर पर महत्वपूर्ण है, लेकिन असल समस्या राज्यों के पुलिस प्रशासन में सुधार की है। आयोग पीड़िता के लिए मेडिकल, मानसिक और कानूनी सहायता की मांग करता है, लेकिन जमीनी हकीकत में पीड़िताओं को अक्सर लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। आयोग ने 3 दिन में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। क्या यह सिर्फ औपचारिकता है या वाकई इससे सिस्टम पर दबाव पड़ता है? कई बार ये रिपोर्ट सिर्फ फाइलों में सीमित रह जाती हैं। असली फर्क तब पड़ता है जब आयोग कानूनी कार्रवाई की मॉनिटरिंग करे, पीड़िता को वकील और काउंसलर उपलब्ध कराए
और दोषियों को सजा दिलवाने तक पीछा न छोड़े। अब बात करते हैं इस घटना पर उठे राजनीतिक बवंडर की। भाजपा ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या यह राजनीति का सिर्फ एक और अध्याय है या वाकई चिंता जायज है? राजनीति तो हर ऐसे बड़े केस में घुस जाती है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा का सवाल वाकई बड़ा है। भाजपा का आरोप है कि टीएमसी के छात्र नेता का नाम आना सरकार की नाकामी दर्शाता है। दूसरी तरफ टीएमसी ने त्वरित गिरफ्तारी कर अपनी छवि बचाने की कोशिश की है। टीएमसी ने अपने अपराजिता एंटी रेप बिल की बात दोहराई है, लेकिन क्या सिर्फ कानून बनाने से जमीनी हालात बदल सकते हैं? कानून तो कई बार कड़े बनते हैं, लेकिन असल जरूरत है इम्प्लीमेंटेशन, पुलिस ट्रेनिंग और सामाजिक सोच में बदलाव की। अपराजिता बिल भी अगर कागज तक सीमित रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस केस ने कॉलेज कैंपस में राजनीति, गुटबाजी और शक्ति के दुरुपयोग पर भी सवाल उठाए हैं। क्या भारतीय विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति अब अपराध की शरणस्थली बनती जा रही है? कई मामलों में हाँ। छात्र यूनियनों का मकसद छात्रों के हक की आवाज उठाना था, लेकिन जब राजनीतिक दल इन्हें अपने एजेंडा के लिए इस्तेमाल करते हैं तो अपराधी तत्वों को पनाह मिलती है। मनोजीत मिश्रा जैसे नेता कॉलेज गुट चलाते हैं, टीम एमएम जैसी यूनिट्स बनाते हैं। क्या इससे आम छात्रों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है? निश्चित रूप से। ऐसे गुटबाजी से न सिर्फ डर का माहौल बनता है, बल्कि पीड़ित छात्र छात्राओं को न्याय पाना भी कठिन हो जाता है। कॉलेज प्रशासन को सख्त मॉनिटरिंग करनी चाहिए। घटना के विरोध में स्फाई, डीफाई सहित अन्य छात्र संगठनों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। क्या ऐसे विरोधों से सिस्टम पर वाकई कोई असर पड़ता है या ये महज रस्म अदायगी है? विरोध प्रदर्शन दबाव बनाने का एक कारगर तरीका है, खासकर जब मीडिया और सोशल मीडिया इसे एम्पलीफाई करे। 2012 के बाद कई कानून ऐसे विरोध के दबाव में बने, लेकिन अहम बात यह है कि विरोध सिर्फ एक दिन का न हो, बल्कि सस्टेन्ड मूवमेंट बने। हाइपोथेटिकली सोचें, अगर ऐसा विरोध पूरे देश में फैल जाए तो क्या सरकारें और कॉलेज प्रशासन अपने रवैये में बदलाव लाएंगे? अक्सर तभी बदलाव आते हैं जब जनता और छात्र मिलकर लगातार मांग करते हैं। असल बदलाव ग्रासरूट्स पर होता है अवेयरनेस, सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप्स और जीरो टॉलरेंस पॉलिसीज से। आखिर में यह सवाल बार बार उठता है, शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या केवल पुलिस या कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार है या हम सबकी भूमिका है? कहावत है, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। कॉलेज में सुरक्षा सिर्फ सीसीटीवी से नहीं आती, बल्कि छात्रों, टीचर्स, गार्ड्स और पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। हर किसी को बाईस्टैंडर इंटरवेंशन की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। क्या आप मानते हैं कि मैंडेटरी जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स और एनोनिमस कंप्लेंट मैकेनिज्म से हालात बेहतर हो सकते हैं? जरूर। अगर हर छात्र और स्टाफ को संवेदनशीलता की ट्रेनिंग मिले तो ऐसे अपराधों की संभावना कम हो सकती है। साथ ही रिपोर्टिंग आसान हो तो पीड़िताएं डर के बजाय हिम्मत दिखा पाएंगी। चलते चलते इस केस से हमें कौन कौन से सबक मिलते हैं? तकनीकी, कानूनी या सामाजिक स्तर पर क्या बदलाव जरूरी है जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों? टेक्नोलॉजी की मदद से स्मार्ट कैंपस, पैनिक बटन ऐप्स और एआई सर्वेलेंस लागू किए जा सकते हैं। कानूनी व्यवस्था में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और विक्टिम फ्रेंडली प्रक्रियाएं होनी चाहिए, और समाज में विक्टिम ब्लेमिंग खत्म करना और लैंगिक शिक्षा अनिवार्य बनाना होगा। अगर हम हाइपोथेटिकली सोचें, हर कॉलेज में एआई आधारित सुरक्षा प्रणाली हो और हर शिकायत पर 24 घंटे में कार्रवाई हो, तो क्या यह अपराध को रोक सकेगा? यह एक आदर्श स्थिति होगी, लेकिन तकनीक के साथ साथ इंसानी संवेदनशीलता और जवाबदेही भी जरूरी है। सिस्टम तभी प्रभावी है जब समाज और प्रशासन दोनों मिलकर बदलाव चाहते हों।